हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको सॉल्व करना, सेरस रूल के हेल्प से भी सॉल्व किया था और डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं इससे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट देखो, इफ़ ईच एंट्री और एलिमेंट, मतलब जो डिटर्मिनेंट के अंदर ये नंबर्स लिखे हैं इन्हें हम एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट कहते हैं। इफ ईच एंट्री और एलिमेंट इन अ रो और कॉलम, चाहे वो रो में हो या कॉलम में हो, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब नंबर वन नोट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के अंदर हमें एक रो देखनी है और एक कोई भी एक कॉलम, तो एक रो के अंदर सारे एलिमेंट वो जीरो हैं या फिर एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया ये डिटर्मिनेंट 0 0 0 ABCPQR। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो देख लो, तो फर्स्ट रो के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो हैं, तो इसकी वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पर सपोज करो ये 0 0 यहाँ पर नहीं होता, मान लीजिए ये हो रहा है यहाँ पर XYZ, इसकी जगह पर ये दूसरा रो है, यहाँ ये 0 0 हो जाता, तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती। मतलब कोई सी भी रो हो 1 2 3, इन तीनों रो में से कोई सी भी रो है, उसके अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह से कॉलम के लिए भी यही रूल होगा। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट कॉलम देखो 0 0 0, सेकेंड कॉलम ABC, थर्ड कॉलम PQR। तो इसमें हमने एक कॉलम ये देखा C1, तो इस C1 कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो हैं, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेकेंड देखो, इफ वी चेंज्ड रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और हम क्या कर रहे हैं, इसकी रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर रहे हैं हम, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती। तो एक डिटर्मिनेंट ये है ABCPQR XYZ, दूसरा डिटर्मिनेंट है ABCPQR XYZ। तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ABC, इसके अंदर ABC रो में है, यहाँ कॉलम में आ गया, PQR रो में है, यहाँ PQR कॉलम में आ गया, XYZ रो में है, XYZ कॉलम में है। मतलब हमने इसकी रो को कॉलम में और इसकी जो कॉलम है उनको रो में इंटरचेंज कर दिया। तब नोट क्या कह रहा है, ऐसा करने से दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक जैसी रहेंगी, वो अनचेंज्ड, चेंज नहीं होंगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये है डिटर्मिनेंट A और ये क्या है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ही किया है, रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज करके ट्रांसपोज ही मिलता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। देखो नंबर थर्ड है, इफ वी चेंज्ड एनी टू रोज और कॉलम्स इन एनी डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बट द साइन चेंज्ड। मतलब अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को क्या करें, इंटरचेंज कर दें। सारे रो या सारे कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ABCPQR XYZ, ये एक डिटर्मिनेंट है, XYZPQR ABC, ये भी एक डिटर्मिनेंट है जो कि इस डिटर्मिनेंट से प्राप्त हुआ है। कैसे, R1 को R3 में चेंज करके। तो यहाँ पर ये रो R1 है, ABCPQR ABC और XYZ क्या है, R3। अब हमने क्या किया, R1 इंटरचेंज R3, तो R1 को R3 में, मतलब जहाँ R1 है उसकी जगह R3 कर देंगे और R3 की जगह R1 और R1 की जगह R3। तो यहाँ पर XYZ ऊपर चला गया, XYZ और ABC नीचे आ गया, PQR एक ऐसे ही है। अब क्या हुआ, हमने डिटर्मिनेंट की दो रो चेंज कर दी, दो रो चेंज करने के बाद में भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हैं, लेकिन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, पहले प्लस का था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर पहले माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर R1 और R3 चेंज किया है रो में, आप R1 को R2 में चेंज कर सकते हो, R2 को R3 में चेंज कर सकते हो। R1 R3 में मैंने कर ही रखा है। देखो यहाँ पर दूसरा क्या है, ये क्या कह रहे हैं, रो के साथ कॉलम, कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम में भी यही रूल लगेगा। तो ABCPQR XYZ, तो यहाँ पर ये कॉलम है C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ABC पहले है और यहाँ ABC लास्ट में है, XYZ यहाँ लास्ट में है, XYZ यहाँ पहले है। इसका मतलब हमने C1 और C3 इन कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया है।
तो जब भी हम दो कॉलम का आपस में इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर C1 को C2 में चेंज कर सकते हो, C2 को C3 में चेंज कर सकते हो। C1 को C3 में चेंज करने वाला एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आपस में वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में ए बी सी ये रो R1, ए बी सी ये रो R3, तो हमें यहाँ पर दो रो मिल गई R1 और R3। ये कह रहे हैं क्या है, ये आइडेंटिकल है, एक जैसी है, तो इसकी वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह इस डिटर्मिनेंट को देखो ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, तो यहाँ एक कॉलम C1 दूसरा कॉलम C3, तो यहाँ दो कॉलम C1 और C3 आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक डिटर्मिनेंट ऐसा होता, सपोज कर लो 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहली रो और दूसरी रो आपस में आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू जीरो। तो मतलब कोई भी दो रो, चाहे वो पहली दूसरी हो, दूसरी तीसरी हो या पहली तीसरी हो, आपस में वो एक जैसी होंगी तो उनकी वैल्यू जीरो। कोई भी दो कॉलम, चाहे वो पहले दूसरे, दूसरे तीसरे या पहले तीसरे, आपस में एक जैसे होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इफ ईच एंट्री इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी देन द होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट क्वांटिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के एक रो के सारे एलिमेंट किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है, तो डिटर्मिनेंट पूरा उसी नंबर से मल्टीप्लाइड होगा। या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट एक नंबर से मल्टीप्लाइड है, तो उस डिटर्मिनेंट पूरे डिटर्मिनेंट को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है के ए के बी के सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर देखो के के के, तो ये के एक नंबर है जो कि रो R1 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब ये के पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाइड होगा, तो के बाहर आ जाएगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो के ए के बी के सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक नंबर है के जो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस के को हम बाहर ले सकते हैं और इसे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अब यहाँ के यहाँ पर है, इसका मतलब सपोज करो कि इसकी यहाँ नहीं होता रो में, फर्स्ट रो में सेकंड में होता और ये ए बी सी होते, तब भी इसको इसके मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी एक रो देखनी है, किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में, उसका हर एलिमेंट एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के है तो सब जगह के ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पहले एल से, दूसरा एम से है, तीसरा एन से, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए ये नंबर, तभी पूरा डिटर्मिनेंट उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम इज the sum of two quantity then the determinant can be expressed as the sum of two determinant of same order। मतलब अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम दो क्वांटिटी के सम के रूप में लिखा है, तो इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मान तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, ए प्लस एल बी प्लस एम सी प्लस एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये एक डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ फर्स्ट रो जो है दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखी है, ए प्लस एल बी प्लस एम सी प्लस एन। तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख देंगे, जहां पर पहले में ए बी सी लिखेंगे ए बी सी और दूसरे में एल एम एन लिखेंगे एल एम एन, बाकी नीचे वाले एक जैसे ही रहेंगे, पी क्यू आर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड, बीच में प्लस। तो ये डिटर्मिनेंट के एक रो दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखी थी, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख दिया हमने। अब यहाँ इस डिटर्मिनेंट को देखो, यहाँ पर ए प्लस एल बी प्लस एम सी प्लस एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ पहले पहले एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी पहले वाले डिटर्मिनेंट में, दूसरे में एल एम एन,
LMN, बाकी ये जो दूसरे एलिमेंट है C2 और C3 के ऐसे ही रहेंगे, PQR XYZ PQR XYZ PQR XYZ। तो यहाँ पर हमारा काम क्या था, कोई भी डिटर्मिनेंट देखना, उस डिटर्मिनेंट की कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, अगर वो दो अलग अलग क्वांटिटी के सम के रूप में लिखे हैं तो उन डिटर्मिनेंट को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं और दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी थी, इतना ज़्यादा लंबा रामायण महाभारत सुनने की तो शायद आपकी भी आदत नहीं होगी, तो शॉर्ट में समझो इसे। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, क्या है, कोई डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट में अगर हम रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तब भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड रहती है। तो इस तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ये ABC PQR XYZ। तो यहाँ पर हमने रो ऑपरेशन लगाया, इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस KR2, मतलब इसमें K टाइम करके ये ऐड करना है, तो A प्लस के भी आएगा फर्स्ट, फिर P प्लस KQ आएगा, फिर X प्लस KY आएगा। बाकी दूसरे में नहीं लगाया तो ये BQY ऐसे ही, CRZ ऐसे ही। तो आप चाहो तो इसमें R2 में भी लगा सकते हो, R2 टेंस टू R2 प्लस या माइनस KR3, जो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, K की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 300 500 या 1000 जो भी है, उतना टाइम R3 या R1 जो भी, आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन इसमें लगा सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है एक ऑपरेशन लगा करके, ठीक है। दूसरा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ABC PQR XYZ, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर हमने इसमें फर्स्ट कॉलम है C1, दूसरा कॉलम है C2, इन दोनों में ऑपरेशन लगाए हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाया है, C1 टेंस टू C1 प्लस KC2, मतलब जो C1 के एलिमेंट है C2 के साथ ऐड हो रहे हैं, पहले इसको K से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो A प्लस के भी आ जाएगा, फिर P प्लस KQ आएगा, फिर X प्लस KY आ जाएगा। बाकी BQY ऐसे ही, CRZ ऐसे ही। चाहो तो आप C2 में भी कोई और ऑपरेशन लगा लो, तो ठीक है, सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में हम जैसे मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते थे उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए, रैंक फाइंड करने के लिए, वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी ये ऑपरेशन लगाने के बाद में इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by capital Mij and it is a determinant which can be obtained by eliminating ith row and jth column। मतलब अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है Aij, हमें इसका माइनर फाइंड करना है, तो मान लेते हैं उसका माइनर Mij से डिनोट किया जा रहा है। तो Aij है, इसका जो माइनर होगा Mij से डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में A12, तो इसका माइनर M12 होगा, और यहाँ पे A31 है तो इसका माइनर क्या होगा, M31। तो जो एलिमेंट है Aij, इसका जो माइनर होगा वो Mij से डिनोट किया जा रहा है। असल में ये होता क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि इस ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट करने पर, हटाने पर प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हमें M12 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे, तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू A12 का माइनर कहलाएगी। जब हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। कोफैक्टर का देखते हैं। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Cij। तो मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है स्मॉल Aij, तो इसका कोफैक्टर जो होगा वो कैपिटल Cij से डिनोट कर रहे हैं हम। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Mij। तो इस तरह से हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। तो असल में हमारा काम क्या होता है, माइनर ही निकालना होता है। माइनर हम निकालेंगे, फिर कोफैक्टर करेंगे -1 की पावर i प्लस j, तो ये हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। माइनर और कोफैक्टर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नोट्स। नंबर 1, द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिस तरह से हम जानते हैं, हम डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो माइनर और कोफैक्टर भी किस एलिमेंट के निकालेंगे, उन एलिमेंट्स के निकालेंगे जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो माइनर और कोफैक्टर आर डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ही एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकल सकता है, स्क्वायर के अलावा किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर नहीं निकाल सकते। सेकेंड, minor of an element of determinant of order n where n is greater than equal to 2 is a determinant of order n minus 1।
सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का, तो इसमें कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर A11 है, इसका माइनर निकालेंगे ना, तो इस वाले एलिमेंट से लगने वाली रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। अब ये हटेगा तो बचेगा क्या, 2x2 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनर निकाल रहे हैं किसी एलिमेंट का, तो वो कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो माइनर वाले जो निकालेंगे तब नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका ऑर्डर n-1 हो जाएगा। So minor of an element of determinant of order n where n is greater than equal to 2 is the determinant of order n-1। तो बस एक ऑर्डर एक 1 माइनस कर देंगे उसमें से। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं माइनर और कोफैक्टर को। तो क्वेश्चन लिया है हमने, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2 इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू 3752017 तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में हमारा काम है पहले एलिमेंट 2 देखना। तो 2 कहाँ पर है, ये रहा 2, यहाँ -2 है, इसका नहीं +2 का पूछ रहा है। इसके लिए हमें माइनर और कोफैक्टर ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो हम देखते हैं दो कौन सी पोजीशन पर है। तो दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसको 2 को हम A21 कह सकते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके लिए जो माइनर होगा वो M21 होगा। ठीक है, हमने कहा था अगर हमारे पास एक एलिमेंट Aij है तो इसका माइनर Mij होता है। तो यहाँ पर A21 है तो इसका माइनर M21 हो जाएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं, ये एक डिटर्मिनेंट होता है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद में मिलेगा हमें। तो यहाँ पर 2 इसमें है तो इस रो को और इसी कॉलम को हटा दो। तो इसे हटाने के बाद में 75 ये डिटर्मिनेंट मिल गया। तो देखो इससे पहले जो नोट था वो कह रहा था अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का है तो माइनर n-1। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 ऑर्डर का है और यहाँ 3-1 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही है। 5 7 35, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 10 और 35 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनर तो हमने निकाल दिया। दूसरा ये पूछ रहा है कि कोफैक्टर भी निकालो। कोफैक्टर के लिए हमें पता है Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और Mij होता है। यहाँ कौन से एलिमेंट का है, A21 का, तो C21 हो जाएगा। i की जगह 2 और j की जगह 1, तो -1 की पावर i प्लस जे 2 + 1 हो जाएगा M21। तो M21 इसकी वैल्यू हमने 45 निकाल रखी है, तो -1 की पावर 3 और ऑड पावर में माइनस आ जाएगा तो -45। तो इसके लिए कोफैक्टर इतना आ गया। तो अब हम इसी तरह से चाहे वो 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 5 किसी भी एलिमेंट का भी माइनर और कोफैक्टर पूछ ले, हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। तो नोट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास। तो एग्जाम्पल के रूप में एक एलिमेंट लिया A11, तो इस एलिमेंट A11 के लिए माइनर हो जाएगा M11 और कोफैक्टर हो जाएगा C11। तो हम नोट में देखो फर्स्ट क्या है, डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा मीन्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब अगर हम इस डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो लें या कोई भी एक कॉलम लें, इस रो के सारे एलिमेंट को इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मान लीजिए हमने ये रो R1 ले ली R1 के सारे जो एलिमेंट है A11 A12 A13 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएंगे C11 C12 C13। तो इनको इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका सम प्राप्त करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब रो नहीं लेना चाह रहे हो, कॉलम ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कॉलम, आप इसी तरह से R2 R3 कोई सी भी रो ले सकते हो। मान लीजिए अब हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं A11 A21 A31। तो इस A11 का कोफैक्टर C11, A21 का C21 और A31 का कोफैक्टर C31। तो इन एलिमेंट्स को इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और सबको सम निकाल लें, तब भी क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर देखो A11 12 13 A11 A12 A13 इन्हें मल्टीप्लाई किया इनके कोफैक्टर से C11 C12 C13 और बीच में क्या लगा दिया, सम। तो ये क्या देगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये तो था रो के केस में, पहली रो। पहले कॉलम की वजह से भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। ठीक है, इसकी वैल्यू भी डेल्टा ही आएगी। यहाँ दूसरी रो के लिए देखो A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 ये डेल्टा है, रो के केस में था। अब दूसरे कॉलम के केस में देखते हैं।
A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। अब यहाँ इसी तरह से तीसरी रो के लिए देखो 31 32 33, तो A31 A32 A33 इन्हें मल्टीप्लाई किया इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से C31 C32 C33, फिर आपस में इनको सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये डेल्टा आ गया। यहाँ पर आप अपने आप लिखना A13 को C13 से मल्टीप्लाई करना, A23 को C23 से, A33 को C33 से, आपस में ऐड कर देना। ये भी क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा। देखो नेक्स्ट नोट नंबर सेकंड, द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो। मतलब अभी हमने क्या किया था, अगर ये रो ली थी तो इसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था और उनका सम निकाला था, क्या आ रहा था, डेल्टा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब सपोज करो ये रो ले रहे हैं, लेकिन इस रो को छोड़ करके इसके या इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। तो हमने एलिमेंट लिए A11 A12 और A13, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, ठीक है। इनके कोफैक्टर क्या होने चाहिए थे, C11 C12 और C13, हमने उनको छोड़ दिया। इसके अलावा दूसरी रो के कोफैक्टर ले लिए C21 C22 C23, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। इसी तरह से अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पर दूसरी रो ले सकते हो A21 A22 A23, ठीक है, A21 A22 A23, इसके कोफैक्टर क्या होंगे C21 C22 C23, उसको छोड़ दो। इसके अलावा कोई दूसरे कोफैक्टर ले लो, C11 C12 C13 ले लिया आपने, इनका सम कर दो, ये वैल्यू भी हमेशा जीरो आएगी। इसी तरह तीसरी रो के साथ आप ऐसा कर सकते हो, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसी तरह से यहाँ पर सारी इक्वेशन लिख करके उनको जीरो बना सकते हो।